हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नोटबुक आईएएस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमने पिछले जितने एक सप्ताह में टॉपिक्स को हमने कवर किया है, आज हम उसका रिवीजन करेंगे ताकि आपको पिछली जो क्लासेस हैं उनके प्रश्न याद रहें। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं, तो आज हम केवल रिवीजन सीरीज रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कम्मा पुष्प उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हमने देखा था, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना। तो हमने क्या डिस्कस किया था? बथुकम्मा पुष्प उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तेलंगाना में। तेलंगाना में मैंने बताया था कि यह पुष्प उत्सव महिलाओं के द्वारा किया जाता है। माँ पार्वती को यह समर्पित होता है। इसमें महिलाएं क्या करती हैं? फूलों की रंगोली बनाती हैं। तो ये पूरा का पूरा महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। कौन सा? बथुकम्मा पुष्प उत्सव। कहाँ पर? तो तेलंगाना में। याद रखेंगे। इसके साथ साथ अन्य कुछ उत्सव भी मनाए जाते हैं अलग अलग राज्यों में, तो आप चाहें तो उनसे संबंधित अपने टॉपिक्स को भी आप रेडी कर सकते हैं। परीक्षा में आने की बिल्कुल संभावनाएं होती हैं ऐसे प्रश्नों की। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो देखते हैं, हमें भारत को यानी कि प्राप्त हुई है कौन सी रैंक? तो 64th 64वां जो स्थान है वो भारत को प्राप्त हुआ है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में। पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ था? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ था डेनमार्क को, और अंतिम पायदान पर कौन था? तो अंगोला। तो इसको याद रखेंगे कि 64th पोजीशन किसमें? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में। रिमोट वर्क का मतलब है कि जो दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या स्थिति है, उससे संबंधित ये पूरा जो रिपोर्ट है वो जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल जो सेवा है उस ट्रेन का नाम क्या है? तो क्या देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। तो नाम क्या है उसका देख लेते हैं ऑप्शंस। वंदे भारत, नमो रैपिड, नमो भारत या वंदे शक्ति। तो नाम में नमो है और है कौन सी? भारत। तो नमो भारत जो है वह पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन है। कहाँ से कहाँ तक चल रही है? तो ये दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पे चलने वाली है। मैंने बताया था जब इसकी चर्चा की थी कि अभी जो समय सीमा लग रही है 2.5 घंटे की, उसको ये कम करके 1 घंटे कर देगा। साथ के साथ ये भी बताया था कि इस पूरे कॉरिडोर पे सेगमेंट वाइज अभी हम ट्रेन चला रहे हैं। तो पहली जो ये ट्रेन चल रही है नमो भारत, वो कहाँ से कहाँ तक चल रही है? 17 किलोमीटर जो चल रही है। कहाँ पर? तो गाजियाबाद में साहिबाबाद से दुहाई तक का एक क्षेत्र है, वहाँ पर यह 17 किलोमीटर में पहली जो है वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। नाम क्या है? तो नमो भारत, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसमें बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। इसकी स्थापना किसने की थी? भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी 2015 में। साथ के साथ सौर गठबंधन है, अभी हम रिन्यूएबल जो नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं ताकि हम कार्बन उत्सर्जन को कम कर सके, संधारणीय ऊर्जा ऑप्शंस को हम चुन सके ताकि क्या हो, पर्यावरण का प्रदूषण भी कम हो। साथ के साथ में ऐसी हम ऊर्जा क्षेत्र में ऐसा काम करें कि हमको बार बार जीवाश्म ईंधनों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो इस तरीके की सौर हो गई, पवन हो गई, इन तरीके की जो ऊर्जा जो संसाधन है उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ के साथ इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी बैठक कहाँ हो रही है? नई दिल्ली में। मैंने बताया कि इसके निर्माणकर्ता जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें जो है लगभग 109 देश हैं और इसका संस्थापक कौन है? तो भारत और फ्रांस। कब हुई थी स्थापना? 2015 में। याद रखेंगे इस फैक्ट को। आगे चलते हैं। वर्ष 2023 के लिए सखारो मानवाधिकार पुरस्कार किसे दिया गया है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ईयर बन सकता है ये। सखारो मानवाधिकार पुरस्कार क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा चर्चा में रही एक महिला है, 22 वर्षीय महिला, किसे? जीना महसा अमीनी को ये सखारो पुरस्कार दिया गया।
क्यों दिया गया है? क्योंकि ये 22 वर्षीय जो जीना महसा अमीनी जी है, ये ईरान की एक महिला है और इनकी 22 वर्ष की उम्र में ईरान की जो पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी। और पुलिस हिरासत में इन्हें क्यों रखा गया था? तो ईरान में जो हिजाब को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें इनको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस हिरासत में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान में रखेंगे, जीना महसा अमीनी को ये सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार दिया जाता है। कौन देता है? तो यूरोपियन यूनियन जो है वह ये सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार देती है। किसे मिला? जीना महसा अमीनी को। ऑप्शंस में एक और नाम इंपॉर्टेंट है, कौन सा? नरगिस मोहम्मदी जी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि नरगिस मोहम्मदी जी भी ईरान से आती हैं। साथ के साथ में इनको इस बार का शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पीस प्राइज है, वो दिया गया है। और नरगिस मोहम्मदी भी इसी हिजाब प्रोटेस्ट के तहत गिरफ्तार हुई थी और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ईरान की दो महिलाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कौन कौन सी? नरगिस मोहम्मदी जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, साथ के साथ जीना महसा अमीनी जिनको सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इतना फैक्ट ध्यान में रखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज कहाँ लगाया गया है? मैंने बताया था इस टॉपिक को भी कि कहाँ पर लगाया गया है भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज। तो वह लगाया गया है अटारी बाघा बॉर्डर पर, जहाँ पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। ये किसके किसके बीच की सीमा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की ये सीमा है। यहाँ पर कितना ऊंचा लगा है झंडा? तो हमारा जो 418 फीट ऊंचा जो तिरंगा लगाया गया है। मैंने बताया था कि इसके पहले जो लगा हुआ था वह लगा हुआ था 360 फीट का, अब लगा है 418 फीट, सबसे ऊंचा। साथ के साथ ये भी बताया था कि सैन्य जो हमारी निगरानी के लिए इस झंडे के ऊपर में एक जैसा सिग्नल भी लगा हुआ है, जिससे कि हमारे सैनिकों को आसानी हो विजिलेंस करने में, निगरानी रखने में। तो अटारी बाघा बॉर्डर 418 फीट सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज। इसके पहले कौन सा था? तो 360 फीट। इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। द होप इनिशिएटिव किससे संबंधित है? तो मैंने चर्चा की थी द होप इनिशिएटिव के बारे में। पहले ऑप्शंस देखते हैं, नशा मुक्ति, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा या बालिका शिक्षा। तो नाम में क्या है? द होप इनिशिएटिव। कंफ्यूजन हो सकता है कि महिलाओं के लिए भी तो ये हो सकता है, बालिकाओं के लिए भी हो सकता है, लेकिन यह जो द होप इनिशिएटिव है ये किसके लिए है? तो यह नशा मुक्ति से संबंधित है। नशा मुक्ति एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। किस राज्य के लिए? ऐसे तो सभी राज्यों के लिए, लेकिन मेन जो है मुख्य रूप से पंजाब के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा नशाखोरी की जो समस्या अभी भी चल रही है। इस पर एक पिक्चर भी बनी थी, उड़ता पंजाब। तो जो द होप इनिशिएटिव है यह नशा मुक्ति को लेकर है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पंजाब सरकार की एक मुहिम है। इसमें एक थीम ली गई थी। थीम क्या थी? कि प्ले, प्लेज और प्रे, यानी कि जो हमारे भगवंत सिंह मान जो पंजाब के सीएम हैं, उन्होंने अमृतसर में युवाओं को एकत्रित किया था, वहां पर अरदास की थी। उसके बाद में उन्होंने शपथ ली थी कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए काम किया जाएगा। साथ के साथ में उनको ध्यान भटकाने के लिए या कुछ प्रोडक्टिव लाइफ में करने के लिए क्रिकेट की तरफ आगे बढ़ने का भी उन्होंने संकल्प लिया था। तो नशा मुक्ति से संबंधित है द होप इनिशिएटिव। उसकी थीम भी याद रख सकते हैं, प्रे, प्लेज और प्ले, यानी कि प्रार्थना करना, शपथ लेना और खेलना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि किस तीसरे स्टिल्थ विध्वंसक जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? कौन सा है तीसरा स्टिल्थ विध्वंसक जहाज? कौन सा है? ऑप्शंस तो आईएनएस सूरत, आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस इम्फॉल या आईएनएस कावेरी। तो मैंने बताया था कि जो तीसरा स्टिल्थ विध्वंसक जहाज है वह कौन सा है? आईएनएस इम्फॉल है। इसको नौसेना को सौंपा गया है। तीसरा है, इसका मतलब पहले दो कौन कौन से हैं? तो पहला था आईएनएस विशाखापट्टनम, दूसरा था आईएनएस मोर्मुगुआ, तीसरा ये है इम्फॉल और चौथा था आईएनएस सूरत। तो प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 जो है ये स्टिल्थ विध्वंसक जहाज बनाने का टारगेट था, जिसमें से 3 अभी हमने कंप्लीट कर लिया, चौथा भी कर लिया। आईएनएस सूरत को पहले ही लॉन्च कर दिया गया था और तीसरा जो ये बनना था वो अभी बना है। तो आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मोर्मुगुआ, आईएनएस इम्फॉल 3rd और आईएनएस सूरत 4th, इन चारों को याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि चीन द्वारा किस अंडर वाटर टेलीस्कोप को समुद्र में उतारा गया है? ध्यान में रखेंगे, अंडर वाटर टेलीस्कोप, ऐसा करने वाला चीन जो है वो विश्व का पहला देश बन गया है। तो अंडर वाटर टेलीस्कोप को समुद्र में उतारने वाला चीन पहला देश। ये इसका नाम क्या रखा गया है? तो नाम देख लेते हैं, आई ऑफ हेवन, सुनदिमान,
न्यूट्रिनो, या इनमें से कोई नहीं? बड़ा ही आसान है, मैंने इसको बचाया था बहुत अच्छे से कि अंडर वाटर टेलीस्कोप का नाम क्या रखा गया है? न्यूट्रिनो। और न्यूट्रिनो के बारे में क्या बताया था कि न्यूट्रिनो को भूतिया कण बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रति सेकंड इतनी ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, हज़ारों की मात्रा में निकलते हैं। इनकी इंटेंसिटी, इनकी तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि इनको पता लगाना, इनका अध्ययन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए न्यूट्रिनो टेलीस्कोप के द्वारा चाइना ने इस अंडर वाटर टेलीस्कोप को बनाया है, जो क्या करेगा, जो दक्षिण चीन सागर है वहाँ पर 11,500 मीटर की गहराई पर ये उतरेगा और ये जो न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है ये न्यूट्रिनो की ही खोज करेगा, न्यूट्रिनो की ही स्टडी करेगा, उसका अध्ययन करेगा। तो ये पूरा टॉपिक और ये पूरा फैक्ट याद रखेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो बिम्स्टेक है उसके महासचिव के पद पर किसी भारतीय को बिठाया गया है। तो अपने आप में ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको बिठाया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। अरिंदम बागची, इंद्रमणि पांडे, दिलीप संधानी या तेंजिन लेकफेल। तो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले जो पहले भारतीय बने हैं वह कौन बने हैं? इन दो नामों में कंफ्यूजन होना चाहिए और आंसर क्या है? इंद्रमणि पांडे। अब मैं बताती हूँ कि कंफ्यूजन क्यों होना चाहिए। क्योंकि अभी तो ये बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं इंद्रमणि पांडे जी, इसके पहले ये किस पद पर थे? तो संयुक्त राष्ट्र जिनेवा में ये स्थायी प्रतिनिधि के रूप में थे, भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र जिनेवा में ये पदस्थ थे इंद्रमणि पांडे जी। इनको हटाकर इनके जगह पे अरिंदम बागची जी को बैठाया गया। कहाँ पर? तो संयुक्त राष्ट्र में। लेकिन इंद्रमणि पांडे जी कहाँ पर? तो अभी बिम्स्टेक के महासचिव। तो ध्यान रखेंगे, बिम्स्टेक इंद्रमणि पांडे, और अगर संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि तो कौन? अरिंदम बागची। अच्छा, ये इंद्रमणि पांडे जी ने किसका स्थान लिया है? तो तेंजिन लेकफेल जो पहले बिम्स्टेक के महासचिव हुआ करते थे, उनके स्थान पर अब इंद्रमणि पांडे जी आ गए हैं। तो इनको भी याद रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंतरिक्ष से संबंधित है तो इंपॉर्टेंट है ही। TVD-1 मिशन किससे संबंधित है? तो अभी हाल में हमारी इसरो ने बहुत सारे अपने जो बहुत महत्वाकांक्षी जो परियोजनाएं थी उनके A1 हमने रखा है कि हम आगे एक एक करके लॉन्च करेंगे। बहुत ही महत्वाकांक्षी और बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे आदित्य L1 भी है, गगनयान भी है, चंद्रयान मिशन तो खैर हमने लॉन्च कर ही दिया है, चंद्रयान 3। तो ये TVD-1 किससे संबंधित है? बहुत ही चर्चा में रहा था, किससे संबंधित है देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है आपके? चंद्रयान, आदित्य L1, गगनयान या फिर मंगलयान। तो TVD-1 जो है वह गगनयान से संबंधित है। हमारा लक्ष्य है कि हम अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाले हैं गगनयान मिशन के तहत। तो उसको भेजने से पहले हम टेस्टिंग कर रहे हैं। मैंने बताया था कि ये TVD-1 के जैसे ही अभी हम 3 और करेंगे, मतलब टोटल 4 टेस्टिंग होने वाली है। TVD-1 होगा, फिर TVD-2 होगा, D3 होगा, D4 होगा। इसको क्या बोला जाता है? टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन बोला जाता है। अबॉर्ट मिशन इसलिए बोला जाता है कि ये जो पूरा टेस्ट मिशन होगा वो पहले अंतरिक्ष में जाएगा, वहाँ पर अपना काम करने के बाद में वापस इसको बंगाल की खाड़ी में उतार लिया जाएगा। तो TVD-1 मिशन किससे संबंधित है? गगनयान से संबंधित है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? यह आयोजित होने वाला है विशाखापट्टनम में। और इसका आयोजनकर्ता कौन है? तो जो भारतीय नौसेना है इसको आयोजित करने वाली है। कौन सी? बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2024 कहाँ होने वाला? विशाखापट्टनम। इतना खास क्यों है? ये तो पहली बात, ये जो फरवरी 2024 में आयोजित होगा। खास इसलिए है कि इस बार लगभग 50 देश इसमें शामिल होने वाले हैं और इतने बड़ी मात्रा में कितने देशों की भागीदारी करने जैसा एक ये पहला ऐसा अभ्यास होगा। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े लेवल पे इतने सारे देश शामिल हो रहे हैं, तो इस दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। कहाँ? तो बहुपक्षीय अभ्यास मिलान विशाखापट्टनम। याद रखेंगे इस फैक्ट को। कब होने वाला है? तो फरवरी में 2024 में। आगे देखते हैं, सांख्यिकी 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? पहली बात तो ये कि जो सांख्यिकी जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, यानी कि सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसको सांख्यिकी का नोबल भी बोला जाता है। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। सांख्यिकी का नोबल, सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को बोला जाता है। किसे दिया गया है? तो इसे दिया गया है CR राव जी को। CR राव जी कौन है? तो यह भारत
भारतीय अमेरिकी जो है वो एक सांख्यिकीविद है। CR राव जी, इनको इस बार दिया गया है सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, मतलब कि सांख्यिकी का नोबेल। इन CR राव जी के बारे में एक और बात है कि इनको 1968 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, बहुत ही फेमस है। कौन? CR राव जी। क्या मिला है इन्हें? तो सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सांख्यिकी से रिलेटेड दो और फैक्ट हैं। एक तो हो कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व सांख्यिकी दिवस मैंने बताया था 20 अक्टूबर को। साथ के साथ मैंने ये भी बताया था कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। इनको भी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण दिवस में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि UNWTO में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किन्हें शामिल किया गया है। तो UNWTO जो है, यूनाइटेड नेशन की विश्व पर्यटन जो संगठन है, उन्होंने वो हर साल क्या करते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची जारी करते हैं। तो इस बार पहले लगभग 54 गाँव की सूची जारी की गई थी। पहले जो है उसको शामिल किया गया था धोर्डो को 54 गाँव की लिस्ट में, और उसके बाद में फिर शामिल किया गया किसको? मांडला को। तो धोर्डो जो है गुजरात का, कच्छ का रण मैंने बताया था, ये कहाँ पे? तो गुजरात में धोर्डो, और दूसरा था मांडला। तो जो UNWTO की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की लिस्ट है उसमें गुजरात के धोर्डो और MP के मांडला गांव को शामिल किया गया था। इस फैक्ट को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। आगे चलते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हेतु वर्ष 2023 का दुर्गा भारत सम्मान, दुर्गा भारत सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो किसके लिए? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए। कौन सा सम्मान? तो दुर्गा भारत सम्मान किसे दिया गया है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए दिया गया अजय चक्रवर्ती को। मैंने बताया था कि ये जो दुर्गा भारत सम्मान है ये विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे कि अनुसंधान के श्रेणी में, शिक्षा के क्षेत्र में, और इस तरीके के मनोरंजन या साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो जो साहित्य के क्षेत्र में, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अजय चक्रवर्ती जी को दिया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में विश्व भारती जी को, विश्व भारती जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसको दिया गया था। साथ के साथ मैंने बताया था कि इसरो ने जो मिशन चंद्रयान का सफल परीक्षण किया, चंद्रयान 3 का, तो अनुसंधान के क्षेत्र में जो इसरो को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे। कौन सा? तो दुर्गा भारत सम्मान। अच्छा, प्रदान किसने किया था? तो जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे CV आनंद जी, इन्होंने इसको प्रदान किया था। तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट उद्भव किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है? यह संबंधित है रक्षा मंत्रालय से। इसमें क्या कर रहे थे हम? तो हमारे जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं उसका अध्ययन करके हम आधुनिक हथियार बना रहे थे, अपनी सेना के लिए बना रहे हैं या बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट उद्भव के तहत ध्यान में रखेंगे किसकी पहल है ये? तो रक्षा मंत्रालय की। क्या करने वाले हैं? आधुनिक जो हथियार बनाएंगे हम, लेकिन पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करके। अगला प्रश्न देखते हैं, मिशन शक्ति कैफे योजना किस सरकार की पहल है? मिशन शक्ति कैफे बताया था मैंने, किसकी पहल है? बताइए, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या पंजाब? मिशन शक्ति कैफे जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो, जो उत्तर प्रदेश की स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको हेल्प करने के लिए ये मिशन शक्ति कैफे लेके आई हैं। स्वयं सहायता समूह का क्या मतलब होता है? छोटे छोटे जो ग्रुप्स बनती हैं, जैसे महिलाओं की 2 या 2 से ज़्यादा महिलाएं होती हैं जो एक ग्रुप बना करके कुछ अपने आर्थिक गतिविधियों को करती हैं। पापड़ बेलना हुआ, अचार बनाना हुआ, और भी हथकरघा जैसे छोटे मोटे मतलब अपना उत्पादन करके आय का स्रोत प्राप्त करती हैं। तो ऐसे समूहों को बोला जाता है स्वयं सहायता समूह। और मिशन शक्ति कैफे में इन्हीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सहायता देने के लिए, हेल्प करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ये स्कीम लेके आई। इसके साथ साथ मैंने एक शक्ति वंदन करके भी स्कीम जो है उसको भी मैंने यहाँ पर चर्चा की थी। तो शक्ति वंदन क्या थी? तो 11,000 कन्याओं का कन्या पूजन, यह भी यूपी सरकार की ही पहल थी। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, शक्ति वंदन यूपी सरकार की पहल, मिशन शक्ति कैफे भी यूपी सरकार की पहल, तो उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में सबसे बड़े टेक्सटाइल शो का आयोजन कहाँ हो रहा है? टेक्सटाइल शो यानी कि कपड़ों से संबंधित है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जाएगा
कहाँ पर? नई दिल्ली में। यह जो है वो बहुत बड़े लेवल पे, मतलब कि सबसे बड़ा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। दिल्ली के प्रगति मैदान से लेकर द्वारिका तक ये लगभग होने वाला है, भारत मंडपम से लेकर के। तो कहाँ आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली में। कौन सा है? टेक्सटाइल शो है। इसमें क्या होगा कि विभिन्न हथकरघा जो उद्योग हैं, कपड़े वगैरह से रिलेटेड हैं, ये यहाँ पर अपने छोटे छोटे स्टॉल लगाएंगे, जिससे कि क्या होगा, उनकी जो कला है, उनका जो टैलेंट है बोल सकते हैं, उसको एक पहचान मिलेगी। तो ये टेक्सटाइल शो कहाँ आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अभी एशियन पैरा गेम्स चल रहे हैं। इसके पहले क्या हुआ था? एशियन गेम्स हुआ था। तो एशियन जो 4th एशियन पैरा गेम्स है वो कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं, पहले ये देखते हैं, उसके बाद एशियन गेम्स भी देखेंगे। तो जो 4th एशियन पैरा गेम्स है वह कहाँ आयोजित हो रहा है? चीन में। चीन के होंगझाऊ जो शहर है वहाँ पर 4th एशियन पैरा गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले जो एशियन गेम्स हुए थे उनका आयोजन कहाँ हुआ था? तो उनका भी आयोजन चाइना में हुआ था। मैंने जब इसको डिस्कस किया तो मैंने बताया था, आपका काम बच गया। दोनों जो गेम्स है वो कहाँ पर हुए हैं? एक ही जगह, चाइना के होंगझाऊ शहर में हुए हैं। ध्यान में रखेंगे। आगे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे मेडल्स, अभी ये वाला तो चल ही रहा है पैरा गेम्स, साथ के साथ एशियन गेम्स से रिलेटेड भी हम बहुत जल्द ही वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें एशियन गेम्स से संबंधित सारे प्रश्न आपके एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अबू धाबी मास्टर्स 2023 जो बैडमिंटन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हमारे लिए गर्व की बात है कि अबू धाबी मास्टर 2023 बैडमिंटन महिला का खिताब किसने जीता है? उन्नति हुडा, यह एक भारतीय हैं, इन्होंने ये जीता है। कौन सा? अबू धाबी मास्टर्स 2023। तो जो उन्नति हुडा जी हैं, ये सबसे कम उम्र की इस खिताब को जीतने वाली जो महिला हो गई हैं। लगभग 23 साल इनकी उम्र है। इसके पहले भी सॉरी माफ़ कीजिएगा, 23 साल नहीं, 16 साल की हैं ये। और इसके पहले भी ये एक खिताब जीत चुकी हैं। उड़ीसा में एक जो BWF का टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, सबसे कम उम्र की भारतीय थी जिन्होंने ये खिताब जीता था। और अब ये दूसरे ऐसा इनका है, जो उन्नति हुडा जी का दूसरा ये मेडल है या दूसरा इनका खिताब है। अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन महिला एकल किसने जीता? तो उन्नति हुडा ने। उम्र क्या है इनकी? तो 16 साल है। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने इतिहास रच दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विक्रम एस और विक्रम 1 रॉकेट का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? लेटेस्ट न्यूज़ है, शायद मैंने कल ही डिस्कस किया है इसको, कि विक्रम एस और विक्रम 1 जो रॉकेट का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण ऑप्शन देख लेते हैं। स्पेस एक्स, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, स्काई रूट या फिर अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी। तो विक्रम एस और विक्रम 1 इन दोनों रॉकेट का निर्माण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। यह स्काई रूट एरोस्पेस जो है वो भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है डिफेंस के क्षेत्र में, जो कि क्या कर रही है? विक्रम 1 और विक्रम एस जैसे स्वदेशी रॉकेट का निर्माण कर रही है। तो मैंने विक्रम 1 के बारे में कल बताया था कि ये लगभग 7 मंजिला इमारत के बराबर इसकी ऊंचाई है, और ये दूसरा था, सेकंड। फर्स्ट वाला कौन था? विक्रम एस। तो फर्स्ट ये रॉकेट था जो स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया था, और सेकंड वाला विक्रम 1। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। नमो सेतकरी महासम्मान निधि योजना किस राज्य की पहल है? तो नमो सेतकरी महासम्मान योजना किसकी पहल है? तो यह पहल है महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र सरकार की नमो सेतकरी महासम्मान निधि योजना जो है किससे संबंधित है? किसानों से संबंधित है। जो हमारी PM किसान सम्मान निधि चल रही है, जिसमें हम वर्ष भर 2-3 किस्तों में 6,000 रुपये किसानों को देते हैं, तो उसी की थीम पर अब महाराष्ट्र सरकार ने भी एक अपने राज्य में एक ये लेकर आए हैं योजना। कौन सी? नमो सेतकरी महासम्मान। तो अभी तक सेंट्रल लेवल पे 6,000 तो मिलते ही थे, अब प्लस 6,000 और मिलेंगे, यानी कि टोटल 12,000 महाराष्ट्र के किसानों को मिलेगा। किसके तहत? तो 6,000 तो PM किसान सम्मान निधि के तहत, और ये 6,000 मिलेगा नमो सेतकरी महासम्मान निधि, जो कि महाराष्ट्र सरकार की योजना है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल। तो एक तो मिलिट्री से संबंधित है, दूसरा है कि किसी महिला को बिठाया गया है, वो भी पहली बार। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
देख लेते हैं किसे बैठाया गया है। ऑप्शंस क्या हैं? साधना नायर, शिवानी जोशी, पद्मा बंदोपाध्याय या फिर माधुरी कानिटकर। तो जो मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला जनरल डायरेक्टर जनरल बनी है, कौन बनी है? साधना नायर या साधना सक्सेना। मैंने बताया था कि नायर या सक्सेना दोनों में से जो भी आए यही है, ये नायर इनके हस्बैंड का सरनेम है। तो साधना नायर या साधना सक्सेना, जिनको मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनाया गया। इनसे संबंधित एक और फैक्ट था, क्या था कि यह दूसरी एयर मार्शल रैंक प्राप्त करने वाली महिला है। मतलब कि ये दूसरी हैं, तो पहली कौन है? पद्मा बंदोपाध्याय जी हैं, वह पहले ऐसी महिला थी जिनको कि एयर मार्शल की पदवी प्राप्त हुई थी। और ये साधना नायर जी हैं, ये दूसरी ऐसी महिला हैं जिनको एयर मार्शल की पदवी प्राप्त हुई है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आदि महोत्सव कहाँ पर हो रहा है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? तो आदि महोत्सव का आयोजन हो रहा है गुजरात में। आदि आदि शब्द में ही है, आदिवासियों से संबंधित या जनजातियों से संबंधित यह महोत्सव है। ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? तो केंद्रीय जनजाति मंत्रालय और उसकी नोडल एजेंसी ट्राइफेड जो है ये पूरा देख रही है आयोजन। तो केंद्रीय जनजाति मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं, इसको भी याद रखेंगे। आदि महोत्सव हो का रहा है तो गुजरात में लगभग जनजाति समूह के 100 से अधिक स्टॉल लगने वाले हैं, जिसमें जनजातियों के हस्तशिल्प, हथकरघा और भी जो भी वो शिल्प और जो उत्पादन करते हैं अच्छी अच्छी वस्तुओं का, जो उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं उनका, तो यहाँ पर वो स्टॉल लगाने वाले हैं, जिससे क्या होगा? उनको पहचान मिलेगी वैश्विक लेवल पर भी, राष्ट्रीय लेवल पर भी। उनकी जो सामान है उनकी बिक्री भी होगी, तो उनको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखकर ये आदि महोत्सव आयोजित किया गया है। कौन इसको देख रहा है? तो नोडल एजेंसी है ट्राइफेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अभियान चक्र 2 किससे संबंधित है? तो अभियान चक्र 2 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सीबीआई से। मैंने बताया था कि जो नशाखोरी या फिर नशीले पदार्थों का व्यापार है उसको रोकने के लिए सीबीआई अभियान चक्र 2 चला रही है। और यह केवल देश के लेवल पे नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर भी है। इसमें ये इंटरपोल जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसियां हैं वह भी इसमें सीबीआई की मदद कर रही है। तो सीबीआई का अभियान चक्र 2 जो नशीले पदार्थ हैं उनके व्यापार को रोकने के लिए इसको चालू किया गया है। तो ध्यान में रखेंगे अभियान चक्र 2 और किससे संबंधित है? तो सीबीआई से संबंधित है। अब अगला देख लेते हैं। कैम्ब्रियन गश्ती 2023 में भारत को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो कैम्ब्रियन गश्ती 2023 भारत को इसमें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे इसमें 3/5 गोरखा राइफल्स ने भाग लिया था और लगभग 111 टीमें थी जिनको हरा करके गोरखा राइफल्स इसको जीती थी। कैम्ब्रियन गश्ती 2023 किसने, भारत ने कौन सा मेडल जीता था? तो स्वर्ण। आगे चलते हैं। देश के पहले नैनो लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नैनो लिक्विड डीएपी संयंत्र, डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट, इसका उद्घाटन या इसका कहाँ पर खोला जा रहा है? तो यह गुजरात में बनाया जा रहा है। नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फास्फेट का इसका क्या मतलब हुआ कि यह एक उर्वरक है। मैंने बताया था कि 500 ml जो डाई अमोनियम फास्फेट है वह 45 किलो यूरिया के बराबर होगा। मतलब अब तक हम बहुत ही लार्ज लेवल पे यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब जब इस संयंत्र का निर्माण हो जाएगा, उत्पादन शुरू हो रहा है, प्रतिदिन 2 लाख बॉटल हम बनाने वाले हैं, तो केवल 500 ml जो डाई अमोनियम फास्फेट है इसका प्रयोग करेंगे और 45 किलो जो यूरिया यूज़ करते थे उसके बराबर हमें उत्पादन क्षमता प्राप्त होगी। तो ध्यान रखेंगे नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फास्फेट संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो गुजरात में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 7th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मैंने बताया था कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखकर, भविष्य में इन्वेस्टमेंट की क्या राह होनी चाहिए इसको ध्यान में रखकर ये पूरा आयोजन सऊदी अरब में किया जा रहा है। तो सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन किया गया था। 7th कहाँ? तो सऊदी अरब। थीम क्या थी? द न्यू कंपास। न्यू कंपास, कंपास का मतलब डायरेक्शन दिखाना। तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए, इसको दिखाने के लिए, इसको सोचने के लिए, प्लान करने के लिए ये 7th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन किया गया। कहाँ पर? तो सऊदी अरब में। ध्यान में रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने इस बारी इतिहास रचा है। 107 जो मेडल हमने जीते हैं। हमने टारगेट रखा था 100+ लाने का, जो हमने बोला था वो हमने कर दिखाया है। तो 19वें एशियाई खेलों में भारत को कुल 107 मेडल मिले हैं। इसमें ध्यान रखेंगे लगभग 38 गोल्ड है। तो कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं, कितने कांस्य जो ब्रॉन्ज हैं, इनको भी ध्यान में रखेंगे। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत जल्द कवर करेंगे इस पूरे टॉपिक को। चलिए आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 की थीम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 की थीम क्या है। तो इसकी थीम है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। सभ्य कार्य और सामाजिक यानी कि डिसेंट वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी। जो गरीबी है उसको ख़त्म करना, साथ के साथ व्यक्ति को एक अच्छा काम मिले और सामाजिक सुरक्षा मिले, इसके लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। थीम तो सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर यानी कि 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारी नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल चैनल की मुहिम पहल अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले सप्ताह में हम हर संडे को इसी तरीके का रिवीजन वीडियो लेकर आएंगे, ताकि हम जो 6 दिन या 7 दिन जो भी पढ़ाई करेंगे उसका आपका एक क्विक रिवीजन हो सके। धन्यवाद।